हेलो स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपके चैप्टर 1 से, जो कि है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, तो ये चैप्टर आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपका कलेक्टिवली जो है वो 16 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग है क्या। जैसे ही पता चलता है इलेक्ट्रिक प्लस एट रेस्ट, यानी चार्जेस एट रेस्ट, तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले जब हम चार्ज की बात करते हैं तो सबसे पहले जाने थे चार्ज होता क्या है। ठीक है, आप चार्जेस नाम सुने, सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर चार्ज को अगर वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो कभी सही वर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो देखिए, जो जानते हैं वही बोलना है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे आपका कोई एटम है, तो सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। मैं इसको चार्ज अभी नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो इसके चक्कर लगाते हैं चारों ओर। यानी कोई भी मटेरियल, जैसे मेरे हाथ में ये प्लास्टिक का मार्कर भी है, ये भी एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसके आउटर मोस्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो होएगा नहीं। तो अगर हम इसको रब करें, यानी इस मार्कर को रब करें, तो क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल कोई चीज रब करते हैं तो क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन को ही तो टच कर रहे होते हैं। यानी किसी भी चीज को अगर आउटर सरफेस से अगर हम किसी सरफेस पकड़ते हैं तो बेसिकली हमारा कांटेक्ट किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, ओवरऑल एटम तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है कि आपका नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको रब करें और अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया तो अब क्या हो जाएगा, एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है, ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, इक्वल होता है। तो अब क्या होगा कि जो इफेक्टिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन का चार्ज एटम पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो बॉडी चार्ज हो जाएगी जिसपे पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो अगर हम चार्ज की डेफिनेशन आपको दें, तो चार्ज की अगर हम डेफिनेशन लेके चलते हैं तो क्या दे सकते हैं, जो हमने आपको करके सिखाया है। क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं या किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे तभी उसमें चार्ज आ सकता है, और ये एटम पे होता है। और एटम क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मैटर का। तो क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of material which appeared when an electron get removed or added। यानी जब हम इलेक्ट्रॉन को या तो ऐड करें या फिर रिमूव करें तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी आपकी अपीयर होकर आएगी वो चार्ज होगी। ठीक है, अब ये चार्ज होते कितने टाइप के हैं, तो चार्ज होते हैं दो टाइप के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव चार्ज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होगा, ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट चार्ज है, इसके बारे में क्या हो सकता है, दे हैव बेसिक चार्ज of magnitude
1.6092 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये दोनों में होता है, चाहे पॉजिटिव की बात करें चाहे नेगेटिव की बात करें। देखिए होता क्या है कि हम ओवरऑल कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ही निकाल रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, न्यूक्लियस को हम नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है। और वो कर भी नहीं सकते। तो जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या नहीं निकलेगा, तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही अपीयर होगा, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन का वो जो बेसिक चार्ज होता है, जनरली हम लोग क्या लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम होता है। और ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अब इनको अगर हम डायग्राम से बनाएं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले इनका रिप्रेजेंट करना सिखा रहे हैं आपको। जो पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये नेगेटिव चार्ज होगा। जनरली आप क्या करते हैं कि प्लस या माइनस से ही शो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 2 कूलम लिखना है प्लस में, तो हम लिखेंगे +2 कूलम। माइनस में लिखना है तो -2 कूलम। यानी कि सिंपली क्या है, नंबर के आगे हम प्लस या माइनस लगा देते हैं, तो इससे पता चल जाए चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज सीखने जा रहे हैं चार्जेस की, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपका क्वेश्चन भी बनता है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए होता क्या है कि सेम चार्ज रिपल करते हैं, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। पहला आपका पॉइंट हो गया, सेम चार्ज रिपल ईच अदर while different charge attract each other. ठीक है। जब मैं यहां पे बात करता हूं सेम चार्ज से चार्जेस कर देता हूं या डिफरेंट चार्जेस कर देता हूं, हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब होता है पोलैरिटी ऑफ चार्जेस है। अब ये पोलैरिटी वर्ड क्या है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है जो चार्जेस को डिफरेंशिएट करती है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो अगर हम द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज which differentiate between positive and negative charge known as polarity of charge। ठीक है। पोलैरिटी ऑफ चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएट करे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसी को हम पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए हो क्या रहा है कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रब करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर हम कोई चीज रब करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ग्लास रॉड है, ठीक है, उसको हम अगर ये ऐसे रब करते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक की जो स्केल होती है, आपने भी उठाया होगा, तो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर लीजिए, उसके बालों में ऐसे स्केल को रगड़िएगा
उसके बाद पीस ऑफ पेपर को देखेंगे अट्रैक्ट कर पाते हैं। होता क्या है जब हम रब कर रहे होते हैं तो कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो गायब हो गए, जिस पे हम रब कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर हो गया होगा, ठीक है, अपने आप से हमने कोई प्रोड्यूस नया तो नहीं किया है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड or destroyed it only can be transformed, ठीक है। अब देखिए, या फिर अदर स्टेटमेंट में टोटल charge of the system remains unchanged, ठीक है। अब इसको जरा हम न्यूमेरिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एटम था, ठीक है, और एटम में मान लीजिए आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब उसको आपने रब करना शुरू किया, दूसरे के पास मान लीजिए 22 थे इलेक्ट्रॉन, जिससे हमने रब कराया है, उसके पास एक के पास 22 था, एक के पास 24 था। आफ्टर इनके बीच में फ्रिक्शन के बीच में से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए, इधर से इधर ट्रांसफर हो जाए। तो मान लीजिए आफ्टर फ्रिक्शन इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके पास बचे 23 इलेक्ट्रॉन और इसके पास बचा 20, इसके पास एक ऐड हुआ तो 23 इलेक्ट्रॉन हो गया। जिसके इस पे चार्ज कैसा आएगा? इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। तो देखेंगे तो इस पे चार्ज कितना है? +1, इस पे कितना है? -1। पहले कितना था? इस पे 0 चार्ज था, इस पे 0 चार्ज था, तो टोटल चार्ज यहाँ पे 0 था, और यहाँ पे अगर इसको प्लस करें तो भी 0 ही आएगा। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। कोई हमने कुछ क्रिएट नहीं किया, बस क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, जिसके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया +1 का और यहाँ पे -1 का, ठीक है। तो दोनों को ऐड किया तो भी 0 है और इनिशियल कंडीशन में भी 0 था। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज देखते हैं। एडिटिव एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। देखिए, चार्ज भी मास की तरह एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ये मास से डिफरेंट कैसे है? देखिए, मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज क्या है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बट ये मास की तरह स्केलर है, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ मतलब साइन है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी किस लिए नहीं है? अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है फिर भी नहीं है, तो सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए कि वेक्टर होने के लिए सिर्फ साइन का होना आवश्यक नहीं है, ये वेक्टर एडिशन रूल को भी फॉलो करे, ठीक है। तो चार्ज एक प्योरली स्केलर क्वांटिटी है। और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, अभी आपको मैंने जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में दिखाया था तो हमने क्या किया था? दोनों चार्ज को सिंपली ऐड किया था ना, तो बस यही काम करना है कि टोटल चार्ज ऑफ द system can be obtained as algebraic sum of individual charges। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सिस्टम में +1, -1, +2 कूलाम के साथ में है, -2 कूलाम,
या +3 कूलम है, तो टोटल चार्जेस कैसे होंगे? सिंपली इनको अलजेब्रिक सम मतलब इनको नॉर्मली ऐड कर लो उनके साइन के साथ में, तो क्या हो जाएगा? +1 -1 +2 -2 +3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा +3 कूलम। यानी टोटल सिस्टम पे इफेक्टिव चार्ज कितना होगा? +3 कूलम का। यानी कि आप सिंपली उनको जैसे अलजेब्रिक सम होता है नॉर्मली एडिशन करके आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है। जो थर्ड और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है, जिसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स के कई टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, सबसे पहले जब मैंने आपको चार्ज बताया, हमने कहा रब करने से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज आएगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही चार्ज आ रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक जो इलेक्ट्रॉन पे बेसिक चार्ज होगा वो चार्ज अपीयर होगा एटम पे, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो उसी का 2 गुना निकलेगा, तीसरा निकलेगा तो तीसरा निकलेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है? ये एक इंटीग्रल मल्टीपल ही तो है, तो बस यही लिखना है। चार्ज, total charge of any particle is a integral multiple of basic elementary charge। E, ठीक है। अभी E का चार्ज कितना है? अभी हमने आपको बताया था E की वैल्यू होती है 1.6092 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप बेसिकली 1.6 लेके चलते हैं, रेस्ट ऑफ आपका राउंड ऑफ हो जाता है। लेकिन करना क्या कि किसी भी एटम का जो चार्ज है उसको हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको फार्मूला अगर बताना हो तो Q = Ne। यहां पे N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से वो चार्ज इतना क्रिएट हुआ है। अब इसमें क्या चीज है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं कि किसी भी एटम में टोटल कितना चार्ज हो सकता है। हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल दैट प्रेजेंट, और हम ये पता कर सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर किसी भी पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन, इतने कूलम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? नंबर है ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर करना है आपको। तो देखिए, मैंने बोला 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, आपने कहा सर 2 करना है, हमने कहा 3 कर दो, हमने कहा 4 कर दो, 5 कर दो। क्या कभी ये सुना 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है? कभी सुना? ये पॉसिबल है कि नहीं? हमको 1 और आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई चीनी थोड़ी है जो उसके आधा किलो मांग लेंगे, 250 ग्राम मांग लेंगे। तो देखिए, नंबर कभी भी रियल नंबर नहीं मिलेगा। रियल नंबर का मतलब कभी भी 1.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.8 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फुल कंप्लीट होगा। तो यानी n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। n की वैल्यू फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं आएगी, आएगी कंप्लीट नंबर में आएगी। जैसे कि अगर हमें यह पता करना हो कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 1 कूलम चार्ज में n वैल्यू पता करनी हो तो क्या करेंगे? सिंपल है, फार्मूला यूज करेंगे, आपके सामने है। 1 यहां पे 1 रखेंगे, क्यों की जगह पे n रखेंगे, और e की वैल्यू हमने बोला है राउंड ऑफ वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लेके चलते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जरा ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा।
अब ये इसको डिवाइड करके लिखते हैं, तो 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.100 हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा, फिर 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 32, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -19 से +19 हो जाएगा, या फिर इसको क्या बोलते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब n नंबर है तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। सर आपने तो बोला था फ्रैक्शन में आएगा नहीं, 6.25 क्यों लिखा हुआ है? तो बेटा देखो 10 की पावर 18 का मतलब क्या है, ये जीरो लगते चले जाएंगे तो कंप्लीट नंबर ही तो मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो फ्रैक्शन तो नहीं है। अगर सिर्फ मैं बोलता 6.25 आएगा तो वो गलत होता। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इज दैट 3.4 कूलम पॉसिबल, आपको कैसे आंसर देना है? 3.4 चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है, आपको क्या चेक करना है, Q इक्वल टू NE लगाना है और 3.4 को इससे डिवाइड करना, देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो फुल्ली डिवाइड नहीं आ रहा है, लगातार आप करते जा रहे हो, फ्रैक्शन में आते जा रहा है, तो आपका सीधा आंसर होगा नो सर दिस कैन नॉट बी एग्जिस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कि अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड हैव अ नेगेटिव चार्ज 3 × 10⁻⁻⁷। ये हमारा चार्ज वैल्यू गिवन है। तो वैल्यू हमारा क्या है, तो क्यू की वैल्यू है नेगेटिव चार्ज है तो -3 × 10⁻⁷ कूलम। फिर क्या कहता है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। हमें बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ है किसमें से कितना होगा। तो देखिए जब भी ऊल और पॉलीथीन को रब करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ऊल से पॉलीथीन की तरफ, तो यानी ऊल पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम पहले n कैलकुलेट कर ले। तो E की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, साइन नेगेटिव रहेगा। अगर चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करेंगे तो साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लेना है आपको। तो Q इक्वल टू NE होता है, तो हमारा n की वैल्यू हो जाएगा Q/E। तो वैल्यू पुट करेंगे -3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई -1.6 × 10⁻⁻19। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉइंट कटेगा, 0 आ जाएगा। 16 से 30 को डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, तो पता है एक बार में जाएगा, फिर बचेगा 14, पॉइंट लगेगा 140 हो जाएगा। तो कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। तो 8 6 128 होता है, 128 का 8 लिखेंगे, बचेगा 12। फिर आपका कितना बचेगा, 14, 140 जाएगा तो 12 बचेगा। फिर वो 120 हो जाएगा और 120 के लिए 7 टाइम्स जाएगा, 112 होता है, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। फिर ये 5 टाइम जा करके पूरी की तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये उसके बाद ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +19 में 7 ऐड माइनस करेंगे तो 10 की पावर 12 बचेगा। यानी ये हमारा फाइनल आंसर आया। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 1.875 × 10⁻12 हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। किसमें से किसमें, ऊल से ट्रांसफर होगा, ऊल से पॉलीथीन में। ठीक है, अब सेकंड कह रहा है केस, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। और मुझे लगता है आंसर आपको पता है, ऑफ कोर्स यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो इलेक्ट्रॉन मास भी कैरी करता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उतना इस उतने नंबर से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चलेगा ऊल का कितना मास कम हो गया। तो चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा जो मास ट्रांसफर होगा वो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। n हमारा कितना है, 1.875 × 10⁻12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 × 10⁻⁻31। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा उतना किलोग्राम मास हमारा कम हो जाएगा ऊल से। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए।
तो अब हम देखने जा रहे हैं कि गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट था क्या। देखिए कि होता क्या है कि जब डिस्कवरी हुई तो पता चला कि चार्जेस के बीच में मतलब कैसे वर्क, एक चार्ज एक दूसरे चार्ज को फेस कैसे करता है। मतलब जैसे हमने आपको बताया कि सेम चार्ज रिपल करते हैं एक दूसरे को और डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। तो कैसे पता चला, उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिसमें से एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है। इसको एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। एक बॉक्स था, ठीक है, था क्या कि एक बॉक्स है नॉर्मल और यहां पे इसको इवैक्यूएटेड, ये ग्लास इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर था। एक इसमें मेटल रॉड इंसर्ट करी हुई होती थी, ठीक है, जिससे कि एक गोल्ड फॉइल इससे लगी रहती थी। उस पर एक मेटल नॉब रहता था, इसको मेटल नॉब कहते हैं। ये मेटल रॉड थी, ठीक है, और ये गोल्ड लीफ थी। ठीक है, जब इसके चार्ज दिया गया तो फॉइल बेसिकली कैसे थी, एक दूसरे से टच थी। जब इनको चार्ज दिया गया इस नॉब की मदद से, मान लीजिए ये कोई हमें चार्ज इसको देना हुआ तो हमने इसको जब चार्ज दिया तो गोल्ड फॉइल पे क्या आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो फॉइल ऐसी थी चिपकी हुई वो ऐसे थोड़ी सी दूर चली गई, यानी अब ये फॉइल कुछ ऐसी हो गई। इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कोई है नहीं, इसीलिए इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर यूज किया गया ताकि हवा भी ना रहे, ठीक है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो चार्ज की वजह से क्या हुआ, गोल्ड फॉइल क्या हुई, आपस में अलग हो गई, सेपरेट हो गई। तो इससे ये पता चला कि जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप कोई चीज रब करते हैं तो डिफरेंट दूसरे चार्ज को जब रखते हैं तो वो चिपक जाता है, इससे पता चलता है डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब ये हमारा गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि सेम चार्ज रिपल करते हैं और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अब हम चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं वो सीख लेते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमने पहले ही बताया था कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें हम बेसिकली रब करते हैं तो चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में है क्या, इंडक्शन वर्ड ये आप आदत डाल लीजिए, अभी कई बार सुनेंगे आप। देखिए, हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है बट विदाउट टच, यानी उसको फिजिकली टच नहीं करना है, तो बाय इंडक्शन, ठीक है। तो होता क्या है इस प्रोसेस में, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसको हमें चार्ज करना है। तो अगर हम इसके अराउंड एक चार्ज बॉडी ले आते हैं जिससे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, चूंकि नेगेटिव चार्ज वो अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज के, और इस मेटल में दोनों टाइप के चार्जेस, बट ओवरऑल बॉडी की न्यूट्रलिटी है क्योंकि सेम चार्ज है, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इससे से ओवरऑल बॉडी न्यूट्रल है। तो जब हम नेगेटिव चार्ज लेके इसके बॉडी के पास आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पर्सनली अपीयर हो जाते हैं। अभी तक बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, बट जैसे ही चार्ज बॉडी ले आए तो इधर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाए, और चूंकि अब ये सैचुरेशन इधर बढ़ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज पार्सली इधर अपीयर हो जाएंगे। तो अब ये बॉडी फाइनली चार्ज्ड हो गई है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पे कहानी दूसरी हो जाती, या नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और इधर पॉजिटिव आ जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या छू रहे हैं, नहीं छू रहे हैं, टच नहीं करना है, बस ऐसे एक चार्ज रॉड, एक इंसुलेटेड, मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं और उस पर चार्ज क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है।
तो चूंकि चार्जिंग हुआ है और विदाउट टचिंग, इसलिए हम इस मेथड को चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। तो देखिए, चार्ज से रिलेटेड आपको जितना पढ़ना था मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, बस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्जेस के फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।